का कैपिटलाइजेशन मेथड हम करेंगे आज। कैपिटलाइजेशन मेथड, हिंदी में इसको पूंजीकरण विधि कहते हैं। और जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन को दो तरीके से निकाल सकते हैं गुडविल की वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ये सुपर प्रॉफिट से भी ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो एक सुधार है एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर, और एवरेज प्रॉफिट मेथड के कंपैरिजन में सुपर प्रॉफिट मेथड ज़्यादा जस्टिफाइड लगता है। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में भी एक कमी रह जाती है और उस कमी को दूर करता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसलिए जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से भी ज़्यादा व्यावहारिक है। देखेंगे क्या प्रॉब्लम है सुपर प्रॉफिट मेथड में जिसको कैपिटलाइजेशन मेथड दूर करता है। सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है गुडविल निकालने का वो इस तरीके से है कि इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल निकालते हैं तो लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब देखो सुपर प्रॉफिट तक तो ठीक है, इसका फॉर्मूला बताया था हमने कि हमारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, और उस सुपर प्रॉफिट को गुना कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है फिर से मैं बताता हूं। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड का मतलब होता है फ्यूचर के ईयर्स का वो नंबर जिनमें हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको आगे भी इतने साल तक जारी रख सकते हैं अपनी करंट की इमेज के कारण। जैसे एक संस्था जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं, आपका अनुमान है कि इस संस्था की इतनी तो इमेज है, इतनी तो गुडविल है कि आने वाले 4 साल तक ये हमें जितना प्रॉफिट आज कमा रही है आने वाले 4 साल तक भी उतना प्रॉफिट कमाती रहेगी। तो जो आने वाले 4 साल हैं एक तरह से उन आने वाले 4 साल के प्रॉफिट को हम खरीद रहे हैं, तो इसलिए उन आने वाले 4 साल को बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड में भी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी थी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि जो आने वाले 4 साल हैं उनको हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से माप नहीं सकते हैं। हालांकि गुडविल को एक्यूरेसी से मापना ही संभव नहीं है, बस हम उसको ये कह सकते हैं कि एक मोर सिस्टमेटिक तरीका अपना सकते हैं। एक्यूरेसी इसमें मुश्किल है क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट है। दूसरी बात ये बहुत तेजी से चेंज भी होती रहती है क्योंकि ये रेपुटेशन पे डिपेंड करती है और रेपुटेशन कभी भी अप डाउन होती रहती है बिजनेस की। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज को एस्टिमेट करना कि आने वाले 4 साल होंगे, आने वाले 5 साल होंगे, आने वाले 2 साल होंगे, अपने आप में एक मुश्किल कार्य है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें फ्यूचर के कितने ईयर्स तक प्रॉफिट अर्न करना है, बल्कि एक ज़्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई जाती है। जैसे पहले मैं बात करता हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, इसका लॉजिक क्या है।
क्या है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड? ये मेथड कहता है कि जैसे मान लो कोई ए फर्म है, हमारी जो फर्म है, हमारी फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कहेंगे। ये हम पिछली क्लास में काफी डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट, मान लो हमारी फर्म का जो है वो है 1,50,000, 1.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करता है किसी फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड पे। मान लो हमारे फर्म में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी, जो मालिकों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है फर्म में। मान लो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे बिजनेस की 10 लाख रुपया है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि मार्केट में नॉर्मली जो बाकी हमारे जैसा बिजनेस चलाते हैं जो लोग, वो कितना नॉर्मली अर्न कर लेते हैं। मान लो वो दिया है 10%, तो ये नॉर्मल रेट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी फर्म ने 10 लाख लगाए, अगर हम भी नॉर्मल बिजनेस करें बाकियों की तरह और हमको भी नॉर्मल रेट से अगर अर्निंग होगी, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो 10 लाख का 10% होगा, 10 लाख का 10%, यानी कि 1 लाख होगा। हम देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,50,000। हमारी फर्म एक्चुअल में जो कमा रही है वो 1,50,000 एवरेज औसत मेंटेन कर रही है, जबकि जो नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर हमारी फर्म 10 लाख रुपए लगा करके बिजनेस करती तो 1 लाख कमाती। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भी हमारी फर्म की कैपेसिटी तो ज़्यादा है, ये तो हमें दिख रहा है कि हम 1 लाख ही कमाते नॉर्मली, तो लेकिन हम कमा रहे हैं कितना? 1.5 लाख कमा रहे हैं, तो हम ज़्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब हमारी गुडविल तो है, लेकिन ये गुडविल हमारी पता कैसे चलेगा हमको कितनी गुडविल है? तो इसको पता लगाने का एक तरीका है साधारण सा, कि हम ये देखेंगे, अभी मैं एवरेज प्रॉफिट की, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। हम ये चेक करें पहले कि जो हम एवरेज कमा रहे हैं 1.5 लाख रुपए, इसको कमाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। मतलब अगर नॉर्मल रेट को देखा जाए तो भाई नॉर्मल रेट तो 10% है। तो अगर नॉर्मली किसी फर्म को 1.5 लाख रुपए जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, अगर किसी फर्म को चाहत है नॉर्मली इंडस्ट्री में कि भाई हम 1.5 लाख कमाना चाहते हैं, तो उसको पैसा कितना लगाना पड़ेगा? पैसा कितना लगाना पड़ेगा? क्योंकि 10% प्रॉफिट है, तो उसका हम 100/10 कर देंगे तो हमारे पास वो कैपिटल आ जाएगी जितने की जरूरत पड़ेगी 1.5 लाख कमाने के लिए। और 1.5 लाख कमाने के लिए इस 10% के रेट से अगर चेक करेंगे तो इसका मतलब है कि 15 लाख रुपए लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, यहाँ पे ध्यान देना कि 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब हम नॉर्मल रेट जो 10% है उससे हम 1.5 लाख प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो हमारी फर्म है वो तो बिना 15 लाख लगाए ही 1.5 लाख कमा रही है। इस पॉइंट पे फोकस करना, फिर से मैं बोल देता हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे। हमारी फर्म एक्चुअल में 1.5 लाख कमा रही है, मार्केट में जो नॉर्मल रेट है अर्निंग का हमारे जैसे बिजनेसेस का वो 10% है। अगर किसी बिजनेस को हमारी तरह 1.5 लाख कमाना है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा नॉर्मल रेट से? नॉर्मल रेट से 1.5 लाख कमाने के लिए
100/10 कर देंगे, रेट का उल्टा हो जाता है 15 लाख। मतलब 15 लाख का नॉर्मल रेट 10% 1.5 लाख हुआ। तो अगर किसी को 1.5 लाख कमाना है तो कितना लगाना चाहिए उसको? 15 लाख। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मैं आसान भाषा में कहूं तो एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी उसकी वैल्यू नॉर्मल रेट से। तो नॉर्मल रेट से ये एवरेज प्रॉफिट जो 1.5 लाख हमारा है, इसको कमाने के लिए नॉर्मल रेट से कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 15 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आसान भाषा में इसको मैं बता रहा हूँ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए नॉर्मल रेट से कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 15 लाख। अब हम आ जाते हैं अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे कि देखो 15 लाख लगाना पड़ता किसी नॉर्मल बिजनेसमैन को 1.5 लाख कमाने के लिए, लेकिन हमने 10 लाख लगा करके ही हम उतना कमा ले रहे हैं जितना 15 लाख लगा के बाकी कोई कमाता नॉर्मल रेट से। तो इसका मतलब क्या है कि जी हम 10 लाख लगा करके हम 15 लाख वाला काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी इतनी रेपुटेशन है कि हम 10 लाख लगा करके 15 लाख वाला काम कर दे रहे हैं। मतलब 10 लाख रुपए तो हमारी कैपिटल काम कर रही है और 5 लाख रुपए हमारी रेपुटेशन है, और इसलिए हम 15 लाख वाला काम कर दे रहे हैं। भाई 10 लाख तो हमने भी कैपिटल लगाई है जैसे बाकी लोग लगाते हैं, और जो 5 लाख है वो हमारी इमेज है, वो पूरा कर दे रही है 5 लाख का काम। तो जो हमारी रेपुटेशन है उसका सीधा सीधा प्राइस निकल आता है इसमें। तो इसमें कोई एस्टिमेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कितने सालों तक कमाएंगे। तो ये और ज्यादा व्यवहारिक लगता है मेथड, और ज्यादा रीजनड लगता है, लॉजिकल लगता है। तो इसमें जब हम गुडविल निकालते हैं, गुडविल, तो इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि 15 लाख, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यानी कि 15 लाख, और इसमें से माइनस कर देंगे नेट जो हमने लगा रखा है पैसा यानी कि 10 लाख, और इस तरीके से हमारे सामने गुडविल निकल करके क्या आ जाएगी? 5 लाख। तो बस ये ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा व्यवहारिक तरीका है गुडविल निकालने का। तो ये तो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक वैसे ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी काम करता है, उसमें भी गुडविल सेम आती है। तो उसको भी मैं इसी से समझा देता हूं, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बुक से। इसको समझने के लिए हम गुडविल दोबारा से निकालेंगे। ये तो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का निकालना। अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखेंगे। तो वो कैसे सीखेंगे, उसके लिए फिर से हम यही डेटा रखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मान लो हमारी फर्म का 1.5 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट 10 लाख पे 10% से नॉर्मली कमाते तो कितना आता? 1 लाख आता। तो सुपर प्रॉफिट कितना आता है? सबसे पहले यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाला जाएगा। सुपर प्रॉफिट आप जानते हैं कि हम जितना औरों से सुपर हैं वो सुपर प्रॉफिट। भाई हम 1.5 लाख कमा रहे हैं और नॉर्मल बिजनेसमैन इतना ही पैसा लगा करके जितना हमारे बिजनेस में है वो कितना कमाता? वो 1 लाख कमाता नॉर्मल रेट से। 10 लाख पे 10% 1 लाख। तो हम कितने सुपर हैं? हम 50,000 सुपर हैं, यानी कि 50,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। तो ये जो 50,000 हम कमा रहे हैं, अब यहाँ पे फिर कैपिटलाइजेशन मेथड पे जब गुडविल निकालते हैं तो लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को पहले समझ लीजिए और फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि भी देखो हम 1.5 लाख कमा रहे हैं, तो जो 1 लाख तो हम कमा रहे हैं वो तो नॉर्मल रेट से कमा रहे हैं, यानी कि हमने 10 लाख लगाया है। कोई भी नॉर्मल बिजनेस 10% से कमाता तो 1 लाख कमा ही लेता, लेकिन हम कितना और कमा रहे हैं? हम 50,000 और ज्यादा कमा रहे हैं औरों से। तो जो हम ज्यादा कमा रहे हैं वो किस वजह से कमा रहे हैं?
वो गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो हम गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कमा रहे हैं, अगर किसी को इतना कमाना होता 50,000, मतलब जो हम अब एक्स्ट्रा कमाई की बात कर रहे हैं, केवल 1 लाख तो हम इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि 10 लाख लगा करके 1 लाख कोई भी कमा लेता है, वो तो नॉर्मल रेट से हम भी कमा रहे हैं। लेकिन हम जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 50,000, वो हम गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। तो अब इसको देखेंगे, हम मान लो हमारी गुडविल नहीं होती, हम भी नॉर्मल बिजनेसमैन होते, तो ये 50,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए हमको एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी होती। कितनी लगानी होती? नॉर्मल 10% से निकालेंगे तो इतनी लगानी होती। मतलब एक नॉर्मल बिजनेसमैन को 50,000 अगर और कमाने थे तो उसको और पैसा लगाना पड़ता। और कितना पैसा लगाना पड़ता? 50,000 का 100/10, 100/रेट कर देते हैं, यानी कि उस बिजनेसमैन को इतना पैसा लगाना पड़ता। ये 1 जीरो का ये हो जाएगा 5 लाख। अगर नॉर्मल बिजनेसमैन को 50,000 और कमाना होता तो 10% से अर्निंग के लिए उसको 5 लाख लगानी पड़ती कैपिटल। अतः 5 लाख की कैपिटल लगा करके वो ये 50,000 कमाता, लेकिन हमने बिना 5 लाख की कैपिटल लगाए ही 50,000 एक्स्ट्रा कमा लिए। तो क्यों? क्योंकि हमारी गुडविल है, तो यही हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 5 लाख। मतलब हमारी रेपुटेशन वो काम कर रही है जो 5 लाख रुपए करते किसी का। तो हमारी जो रेपुटेशन है वो 5 लाख के बराबर काम कर रही है, तो इसलिए 5 लाख हमारी गुडविल आ गई। तो ये मैंने समझाया कॉन्सेप्ट, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो 1-2 बार देखेंगे, इस बात को ध्यान से सुनेंगे जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो इसका लॉजिक पता चलेगा। और फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा ही दिया है, फॉर्मूला भी। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस बुक में से एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको भी तुम जानकारी के लिए पढ़ सकते हो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का दिया है फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, वैसे ही जैसे एवरेज प्रॉफिट में करते हैं। फिर कैपिटलाइज करेंगे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/रेट। ऐसा करने से कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें पता चल जाएगी। और फिर हम नेट असेट जान सकते हैं, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट। यहाँ पे जो नेट असेट है वो उसका मतलब होता है ऑल असेट, और इन ऑल असेट में गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और फिक्टिशियस असेट को शामिल नहीं करते हैं, बाकी की सारी असेट्स, और उनमें से माइनस कर देते हैं करंट वैल्यूज, मतलब इनकी करंट वैल्यू एसेट की माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। ये हम नेट असेट निकालने के लिए यूज करते हैं। एक चीज यहाँ पे ये मैं मीनिंग इनके बता देता हूँ। गुडविल तो आप जानते ही हैं। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? एक बिजनेस के केस में जब हम कोई अकाउंट में अंदर कहीं पे इन्वेस्टमेंट लिखा देखते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अलग होता है। इन्वेस्टमेंट के मीनिंग हर जगह अलग अलग होते हैं। फाइनेंस पढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि चाहे अपनी भी फर्म में पैसा लगा लो, वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप चाहे अपनी फर्म में लगा लो, बैंक में रख लो, कहीं रख लो, वो सब इन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेकिन जब अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो अकाउंट्स में किसी फर्म के अकाउंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लिखे होते हैं, ये अकाउंट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अकाउंट की बात हो रही है नॉर्मल क्वेश्चन की, तो इसका मतलब ये अकाउंट की बुक्स के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अकाउंट की बुक में अगर इन्वेस्टमेंट कहीं लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि हमारी फर्म ने, हमारे बिजनेस ने अपने बिजनेस से बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लो। और इन्वेस्टमेंट कोई फर्म करती है इसलिए ताकि उसके जो आइडल फंड रखे हैं, जो एक्स्ट्रा फंड रखे हैं, उन पे कहीं से अर्निंग आ जाए, पैसा आ जाए। अब ये इन्वेस्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं वो बताता हूं पहले मैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन इन्वेस्टमेंट का मकसद अपने बिजनेस को बढ़ावा देना होता है, बिजनेस को बढ़ावा देना। जैसे मान लो, जैसे कि एक टायर बनाने वाली कंपनी है गुड़िया या एमआरएफ टायर बनाने वाली कंपनी है। एमआरएफ कंपनी मारुति कंपनी से कहती है कि भाई हम आपकी कंपनी में
10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, 10 करोड़ इन्वेस्ट कर देंगे और आप हमारा टायर इस्तेमाल कर लेंगे। अब टायर तो मारुति को खरीदना है, एमआरएफ का नहीं खरीदेंगे तो गुडियर का खरीदेंगे, किसी और का खरीदेंगे। तो अब एमआरएफ ने क्या किया कि अपना पैसा लगा दिया वहां पे और थोड़ा सा एक बिजनेस भी वहां से उसको मिल गया। तो अपने ट्रेड को साधने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वहां पे ऐसा कोई मकसद नहीं होता अपने बिजनेस को बढ़ावा देना किसी भी कंपनी में, उससे हमारा कोई व्यापारिक रिश्ता नहीं रहता है, कहीं भी हम पैसा लगा सकते हैं, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अब चूंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग में कोई मदद नहीं करता है, इसलिए उसको बाकी एसेट से अलग कर देते हैं। और गुडविल का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं इसलिए इसको भी अलग कर देते हैं। अब रह गया फिक्टिशियस एसेट, इनको भी अलग कर देते हैं, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट एक्चुअल में एसेट होती ही नहीं है, ये होते हैं एक्सपेंसेस। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अभी तक बुक से हटाया नहीं गया है, और इस कारण क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, अगर बुक से नहीं हटाया है मतलब राइट ऑफ नहीं किया है तो वो बुक्स में दिखते रहेंगे, डेबिट में एसेट बन के दिखते रहेंगे, तो इसलिए उनको फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। लेकिन फिक्टिशियस एसेट केवल एक्सपेंस होते हैं, उनसे कोई एसेट की तरह काम नहीं होता है, संस्था के प्रॉफिट्स को कोई बढ़ावा नहीं मिलता है, इसलिए इनको भी एसेट नहीं मानते। तो बाकी एसेट जो रह जाती हैं उनमें से माइनस कर देते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, तो नेट एसेट आ जाती है या कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि गुडविल अब इसमें कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस और माइनस नेट एसेट, इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का एक क्वेश्चन। एक फर्म अर्न करती है 60,000 रुपये प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, नॉर्मल रेट प्रॉफिट का 10% है, और हमारी फर्म 60,000 अर्न कर रही है, यानी कि एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ करके एसेट हमारी फर्म की 7,20,000 है और लायबिलिटी 2,40,000 है। तो नेट एसेट निकल जाएंगी एसेट में से लायबिलिटी घटा करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करके गुडविल निकालनी है। तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, पहले फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। इसको मैं फिर से शुद्ध भाषा में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल जरूरत पड़ेगी नॉर्मल रेट से। तो 60,000 को नॉर्मल रेट चूंकि 10% है, कमाने के लिए 6 लाख की जरूरत पड़ेगी, तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। अब चूंकि हमारी फर्म की जो नेट एसेट है, हमने जो कैपिटल एम्प्लॉय की हुई है वो 7,20,000 माइनस 2,40,000 यानी कि 4,80,000। तो एक्चुअल में किसी फर्म को 6 लाख लगाने पड़ते तब वो इतना कमाते, जबकि हम 4,80,000 लगा करके ही इतना कमा रहे हैं, यानी कि हमारी रेपुटेशन ज़्यादा है, और रेपुटेशन की वैल्यू हमारी 1,20,000 है, ये 1,20,000 गुडविल आ गई। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसका भी फॉर्मूला बता ही दिया था। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 1,50,000, एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 है। टोटल टेंजिबल एसेट फर्म की 14 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटी 4 लाख है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, इस टाइप के बिजनेस में जो नॉर्मल रेट है वो 10% है ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं उसका। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी टोटल टेंजिबल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि 10 लाख हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो 10 लाख का 10% नॉर्मल रेट है 1 लाख। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर 50,000, और गुडविल निकालेंगे तो इसमें सीधा सुपर प्रॉफिट का कर देंगे 100 अपॉन रेट, यानी कि 5 लाख। मतलब जो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, जो हम सुपर कमा रहे हैं 50,000, इसको कमाने के लिए किसी को 10% के रेट से 5 लाख लगाने पड़ते, जबकि हम बिना 5 लाख लगाए ये 50,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो यही हमारी गुडविल की वैल्यू है। तो ये गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड कंप्लीट हुआ। अच्छा, बाकी जो चीजें हैं, मान लो कहीं पे कोई एडजस्टमेंट आ जाती है तो वो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे बताया था कि कैसे एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। बाकी चीजें सब सेम रहेंगी, तो इनका अब आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं।